पीआर अप्लाई करने के लिए तुम्हें एलिजिबल होना पड़ता है। क्यों पीआर के लिए कनाडा में नहीं आना? एक बार तुम्हें पीआर मिल गई, अब हेलो यूट्यूब, व्हाट्स गुड और क्या हाल चाल है। तो जी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों पीआर के लिए कनाडा में नहीं आना। अब अगर तो तुम कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो या फिर कनाडा आ चुके हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम आने वाली डिसीजन मेकिंग में तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी कनाडा में 1 साल एज अ पीआर हो चुका है। तो शुरू करते हैं, सो टेक नोट्स। अब जी सबसे पहला रीजन यार ये है कि कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अब आई नो कैनेडियन इमिग्रेशन अपने प्लान्स जो है वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि ओके आज इस साल के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन क्या करने वाली है, क्या स्टेप्स लेने वाली है, कितने इन्विटेशंस देने वाली है। बट सडन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से कितनी बार ऐसे हुआ है कि कितनी चेंजेस आ जाती हैं। अब स्टूडेंट जो है वो जब कनाडा आता है तो वो ये इमेजिन करके आता है और ये कैलकुलेशन हर कोई लगा के आता है कि 2 साल की मेरी स्टडी है, 1 साल का मैं वर्क एक्सपीरियंस लूंगा, ठीक है, उसके बाद मेरे को जो इन्विटेशन आ जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा, विद इन 3.5 या 4 साल या 5 साल में मेरी पीआर जो है वो हो जाएगी। बट हर टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो ड्रॉस निकालना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि 2020 की आखिरी में और 2021 की स्टार्टिंग में जो है कैनेडियन सीईसी जो ड्रॉज है वो नहीं निकले। अब हर बार हमारी कैलकुलेशन सही नहीं बैठती क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैनेडियन इमिग्रेशन क्या स्टेप लेने वाली है। हो सकता है कि तुम लकी हो कि अब जैसे रिसेंटली टीआर टू पीआर निकली थी जिसमें स्टूडेंट्स जो है जैसे अपने वर्क परमिट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जिनकी स्टडी फिनिश हो गई थी वो पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। पर कितना टाइम ऐसे भी हुआ है, मेरे केस में भी ऐसे हुआ है कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज ही नहीं निकाले। यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी खुद की एग्जांपल दे देता हूँ। 2020 के मिड में मेरा जो है वो मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस फिनिश हो गया था, पीआर अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल था, बट कैनेडियन इमिग्रेशन ने सीईसी के ड्रॉज ही नहीं निकाले पूरा अगला साल, आधा साल। तो उसकी वजह से आधा साल में पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर पाया। अभी मैं एलिजिबल हूँ बट मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से जो कैलकुलेशंस हम लगा के आते हैं एज अ स्टूडेंट कि ओके हाँ इतने टाइम में हम पीआर हो जाएंगे, इतने टाइम में ये सब कुछ हो जाएगा, बट वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। और कितने स्टूडेंट्स जो है वो लकी भी रहे हैं जो टीआर टू पीआर में अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर पाया। इसलिए जरूरी नहीं है कि कैनेडियन इमिग्रेशन जैसा कहे या फिर जैसा हो, जैसा तुम प्रिडिक्ट करो, जैसी तुम कैलकुलेशंस लगा के हो वैसा ही हो। रीजन नंबर 2, कनाडा की पीआर अप्लाई करना इतना सस्ता नहीं है। जब तुम कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो पीआर अप्लाई करने के लिए तुम्हें एलिजिबल होना पड़ता है। तो उस एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए तुम एज अ स्टूडेंट आते हो या फिर एज अ विजिटर आते हो या फिर एज अ वर्कर आते हो, जैसे भी तुम आते हो। तो लेट्स से तुम एज अ स्टूडेंट आते हो तो तुम्हें 2 साल की स्टडी करनी पड़ती है, कॉलेज में फीस देनी पड़ती है, तुम्हारे वो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, साइड के खर्चे होते हैं। अब लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तुम यहाँ पर क्लिक करके वो देख सकते हो। बट अभी के लिए तुम्हारे ये साइड से खर्चे होते हैं। उसके बाद 1 साल का जो है तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस जो तुम्हें लेना पड़ता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस, उसके दौरान जो तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो तुम्हें इंडिया से मंगवाने पड़ते हैं, वेरिफिकेशंस मंगवानी पड़ती हैं। उसके बाद जो कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो तुम्हारी पीआर फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, उनके लिए अप्लाई करने के लिए उनकी एप्लीकेशन फीस होती है। तो इन सब का एक्यूमुलेटिव जो अमाउंट है वो भी टोटल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पीआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं और पीआर फाइल करने की जो फीस होती है वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि यार कैनेडियन पीआर अप्लाई करने के लिए तुम्हें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंट जो है वो टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि आइल्स। तो आइल्स को देने के लिए फीस होती है, ठीक है, उसका टेस्ट बुक करने के लिए फीस होती है। तो इस फीस को भी तुम अकाउंट कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें पे करना पड़ता है। इसके अलावा यार एक खर्चा तुम ये भी ऐड कर सकते हो कि कितने इमिग्रेंट्स या फिर कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लॉयर्स के थ्रू अपनी जो फाइल को है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो तुम उसमें अपने लॉयर की फीस एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है, उनका खर्चा एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये तो हो गया लॉयर्स की खुद की फीस, इसके ऊपर लगेगी तुम्हारी पीआर अप्लाई करने की फीस। अब ये हो गया उनके लिए जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी, जो एलिजिबल हो गया। कितने स्टूडेंट्स और कितने इमिग्रेंट्स ऐसे भी हैं जो एलिजिबिलिटी जो है उसको मीट ही नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, लॉयर्स ऐसे ढूंढते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि जिसमें लॉयर्स ही जॉब ढूंढ के देते हैं, लॉयर्स से उनको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके देते हैं, सब कुछ देते हैं। और इन सब ये सारी चीज़ें करने के लिए लॉयर्स जो है वो मिनिमम 20,000 से लेकर 40,000 कैनेडियन डॉलर्स तक मांगते हैं। तो अगर तुम ये सारी अमाउंट को सम अप करो तो इट कम्स टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो कनाडा की पीआर लेने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, जो कि इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब साथ ही में यार पीआर लेने के लिए स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा में क्या होता है कि तुम्हें पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसके बाद कैनेडियन इमिग्रेशन जो ड्रॉ निकालती है, जिसमें तो अगर तुम्हारी पॉइंट्स आ जाते हैं तो तुम्हें इन्विटेशन मिल जाता है, तो तुम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इन पॉइंट्स को इकट्ठे करने के लिए भी तुम्हें काफ़ी काम करना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ये पॉइंट्स डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि तुम्हारी एज, तुम्हारी कैनेडियन एजुकेशन। अब अगर तुमने कैनेडियन एजुकेशन लिया या 2 साल का डिप्लोमा किया या फिर 3 साल की डिग्री किया या फिर 4 साल की डिग्री किया, उस पर डिपेंड करती है। तुम्हारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है, तुमने कहाँ पर काम किया, तुम्हारा फॉरेन एक्सपीरियंस क्या है और कहाँ पर है, कितने साल है, ठीक है, और तुम्हारी एज क्या है। तो उन सारी चीज़ों पर, या फिर तुम्हारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे पॉइंट्स कितने बनते हैं
उस पॉइंट्स के बेसिस पर तुम एलिजिबल होते हो पीआर अप्लाई करने के लिए या फिर ना अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब कितनी बार ऐसे होता है कि यार जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली ओंटारियो में जो रहते हैं, वो ओंटारियो में जो पढ़ के आते हैं, तो यहाँ से अटलांटिक प्रोविंसेस में मूव कर जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ पर वो पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए वो अटलांटिक प्रोविंसेस में मूव कर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि नोवा स्कॉशिया या फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अब सोचो तुमने 2 साल किसी प्रोविंस में गुजारे, ठीक है, वहाँ पर स्टडी किया, वहाँ का एनवायरनमेंट एडजस्ट किया, अपना देश छोड़ के आए हो, अपनी कंट्री अपना एनवायरनमेंट छोड़ के आए हो, 2 साल किसी एनवायरनमेंट में रहे हो, ठीक है, वहाँ पे सारा एडजस्ट किया एक नए कंट्री में, उसके बाद वहाँ से किसी और प्रोविंस में मूव कर रहे हो जो कि टोटली लाइक रिमोट एरिया, ठीक है, टोटली अटलांटिक प्रोविंस है जहाँ पर इतना ज़्यादा एक्टिव प्रोविंस नहीं है, तो उसकी अलग स्ट्रगल है। इसके बाद यार ऐसे भी होता है कि कितने स्टूडेंट्स और कितने इमिग्रेंट्स को अपनी फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है वही चेंज करनी पड़ती है क्योंकि पीआर का स्कोर जो है वो मीट नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैंने स्टडी जो की थी वो केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा किया था सैनिका कॉलेज से, बट 2 बाय चॉइस अपनी पीआर जो मैंने फाइल किया वो एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर फाइल किया, तो विच इज़ टोटली डिफरेंट फील्ड जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने बैक होम से स्टडी किया है, जिसके बेसिस पे मैंने अपनी पीआर फाइल किया। तो पीआर की एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए भी काफ़ी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ओके। अब यार तुम ये 3 पॉइंट्स को तो बहुत इजीली समझ गए होगे, अगर नहीं समझो तो ये वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को समझो। पर अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो 2 मेरा खुद का ओपिनियन है, बट लिसन केयरफुली। यार तुमने अपनी फीस खुद पे किया, ठीक है, तुमने कॉलेज में स्टडी किया है, तुमने कितनी जॉब्स किया है, जनरल लेबर की जॉब की है, तुमने स्विच की है अपनी जॉब्स, तुम यहाँ से वहाँ मूव किया, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया है सिर्फ पीआर के लिए, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट एक बार तुम्हें पीआर मिल गई, अब क्या, लिटरली अब क्या, लेट दैट सिंक इन, इसके बारे में सोचो। सब कुछ सेट है, ठीक है, सब कुछ डन हो गया, तुम कनाडा ये सोच के आ रहे हो कि तुम्हें पीआर मिल जाएगी, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें कल पीआर मिल गई, अब क्या, नेक्स्ट क्या है। जिस भी एज पे तुम पीआर हो रहे हो, ठीक है, 22, 23, 24, 25 साल तक अगर तुम पीआर भी हो रहे हो, उसके बाद की लाइफ क्या। अगर तो तुम्हारे पास उसका जवाब है, यू आर मेकिंग अ गुड डिसीजन, बट अगर तुम्हें ब्लैंक दिख रहा है तो रिकंसीडर एंड थिंक अबाउट इट। और बहुत लोग ये गलती कर चुके हैं, इसलिए आई डोंट वांट कि तुम लोग भी ये गलती करो। अगर तुम्हें कल पीआर मिल जाती है, ठीक है, सब कुछ सेट हो गया यार, तुम्हें फाइनेंसिस भी सही है, सब कुछ सेट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी मीट हो गई, ड्रॉ आ गया, तुम कल पीआर हो जाते हो, अब परसों तुम क्या करोगे, परसों से कैसी लाइफ होगी, उसके बाद तुम अपनी लाइफ को क्या देखते हो, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उस चीज़ के बारे में सोचो। अगर तो तुम्हारे पास जवाब है, रियली अप्रिशिएट दैट, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं है तो प्लीज थिंक अबाउट इट। अब डोंट टेक मी रॉन्ग, इन नो वे आई एम ट्राइंग टू से कि कनाडा मत आओ, कनाडा बहुत सही देश है यार, बहुत सही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जी, सद क्या हो, बट अगर तो सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हो तो मेरी तरफ से एक सिर्फ छोटी सी सजेशन है कि जस्ट रिकंसीडर, गिव इट अ थॉट। बट अगर तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म विजन है, तुम्हें पता है क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम समझदार हो, तो मोस्ट वेलकम। अगर तो आ रहे हो तो इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस डली हुई हैं जो तुम्हारी कैनेडियन जर्नी में तुम्हें हेल्प कर देंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को चेक कर लेना। बट अगर नहीं आ रहे तो तुम इस चैनल पर काफ़ी जो व्लॉग्स डले हैं वो चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम आने वाले व्लॉग्स हैं उनको मिस ना करो। इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और जाने से पहले अगर मेरी पीआर की जर्नी देखनी हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो, और शानदार व्लॉग्स देखने हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ।